हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आज अपन सीईटी 10+2 यानी कि सीईटी 12वीं लेवल का एक पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो हल करने वाले हैं। 150 क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर रहेगा। जैसा आपके एग्जाम के अंदर पेपर आने वाला है वैसा का वैसा पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप एक पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे ताकि आपको पता चले कि आपके 40% बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एक आइडिया लग सके। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको भी अपने मन के अंदर या कॉपी में एक आंसर टिक कर लेना। उसके बाद सही होता है तो टिक कर लीजिए सही का, गलत होता है तो उस प्रश्न को बढ़िया अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर वैसा ही प्रश्न आपको पूछे तो वो प्रश्न आपका गलत है वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। यानी कि एक तरफ मारवाड़ का मैदान है, क्या है, एक तरफ तो मारवाड़ का मैदान है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बाद में मेवाड़ का जो छत्र है, मेवाड़ का जो पठारी छत्र है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया। मारवाड़ की पहाड़ियां, अपने भौतिक भूभागों में मारवाड़ की पहाड़ियां जैसी कोई चीज नहीं आती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, आबू की पहाड़ियां या नाकोड़ा की पहाड़ियां। तो देखो नाकोड़ा की पहाड़ियां हैं ये आपकी बालोतरा के अंदर है। कहां पर है? बालोतरा में है। यहाँ पे प्रश्न आता है नाकोड़ा भैरव का मंदिर कहाँ है? नाकोड़ा भैरव का मंदिर, तो नाकोड़ा भैरव का मंदिर कहां पर है? बालोतरा के अंदर है। ठीक है, ठीक है। आबू की पहाड़ियां, माउंट आबू सिरोही वाली हो गई आबू की पहाड़ियां। और मेवाड़ और मारवाड़ को मित्रों जो अलग करने वाली पहाड़ियां हैं उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। अजमेर मेरवाड़ा अपन पढ़ते हैं ना, तो ब्यावर आसपास की जगह जो ये पहाड़ियां फैली हुई है, अजमेर मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये मारवाड़ को मेवाड़ से क्या करती है? अलग करती है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट, जिसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला, 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में किस राज्य जिलों से होकर गुजरती है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1000 मिलीबार जो समदाब रेखा है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो मित्रों ये प्रश्न बढ़िया अच्छा लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आजकल देखे जाते हैं, पिछले भी कई साल पूछे गए हैं। तो मित्रों 1000 मिलीबार अदाब रेखा वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरेगी। सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से गुजरेगी। जालोर, पाली, अजमेर और सिरोही से गुजरेगी। उदयपुर, चित्तौड़, कोटा और बारां से गुजरेगी। तो 1000 मिलीबार रेखा है मित्रों वो आपकी क्या कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ होते हुए क्या ये जाएगी? तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि 1000 मिलीबार समवर्षा रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर क्या करती है? गुजरती है। ये सीधी होनी कोई जरूरी नहीं है, ये कैसे भी मुड़ सकती है। ठीक है ना। अगला, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मित्रों मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु यहाँ कहेंगे रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, रेगिस्तान का मार्च, ऐसी कुछ शब्दावली है वो आपसे पूछी जाएगी। तो रेगिस्तान का मार्च पूछा जाए आपसे, इसका मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान और फैल रहा है, मरुस्थल और आगे फैल रहा है, तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, ठीक है। और रेगती हुई मिट्टी कहते हैं कि मृदा अपर्दन को, असर मृदा को, क्षेम समस्या को या भू अवक्रमण को। तो मित्रों मृदा अपर्दन है, इस मृदा अपर्दन को कहा जाता है मिट्टी की रेगती हुई मृत्यु। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मृदा अपर्दन है वो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा मृदा अपर्दन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। हवा के द्वारा मृदा अपर्दन, उसके बाद अपन कहेंगे पानी और वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है, वृक्ष को काट रहे हैं इसलिए मृदा अपर्दन होता है। सेम की समस्या मित्रों ये होती है भूमि दलदल हो जाना। भूमि है वो दलदली हो जाती है, तो क्या है? भूमि दलदली हो जाती तो उसको सेम की समस्या कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर के आसपास में मित्रों यहाँ पे ये समस्या काफी देखने को मिली है। इसके लिए इंडो डच परियोजना भी चल रही है, आप सभी को पता हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूकेलिप्टस नाम का एक पौधा लगाया जाता है ताकि सेम की समस्या इसको क्या किया जा सके? खत्म कर सके। भूमि है वो दलदली हो जाती है, बस थोड़ा सा ऊपर पैर रखते ही पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टिब्बी, हनुमानगढ़ वाला एरिया है ना, ये बड़ा पौल वगैरह ये क्या है? ज्यादा प्रभावित है इससे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास की बात की जाए तो आपका जिसका भी ए आंसर था वो सभी भाई बहन सही हो जाएंगे। खंड विकास अधिकारी है, बताइए खंड विकास अधिकारी मित्रों किन किन पदों पर होता है? एक तो होता है ग्राम विकास अधिकारी। क्या होता है? ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी को अपन कहते हैं वीडीओ। उसके बाद आता है खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी को अपन कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। तो ये जो बीडीओ है इसका कार्य क्या क्या होता है ये आपसे पूछा गया, या किन किन पदों पर यह क्या रहेगा? पद हो जाता है।
पंचायत समिति का सचिव होता है, बिल्कुल होता है। ये जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसी प्रकार से पंचायत समिति का सचिव है वो खंड विकास अधिकारी होता है। विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक, बिल्कुल पंचायत में जो भी विकास कार्यक्रम होगी वो कौन कराएगा, खंड विकास अधिकारी कराएगा। पंचायत समिति का कार्यकाल का कार्यालय का प्रभारी, बिल्कुल जो पंचायत समिति का ऑफिस है उसका प्रभारी भी ये होता है। तो सारे ऑप्शन सही है मित्रों, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। साथ साथ में कमेंट भी करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज पता लगा कि जाना है कि अपने निकलने वाला है पेपर या नहीं निकलने वाला है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, बेड़च है पहले में। ठीक है, तो बनास बेड़च, बेड़च उदयपुर से निकलती है, आप सभी को पता है, जिसे आप आयड़ या बेड़च कहते हैं, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, ये तो इसकी सहायक नदी है। बिल्कुल कोठारी नदी है, बिल्कुल है बनास की सहायक नदी। कोठारी नदी भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर मुख्य रूप से फेमस क्यों, मेजा बांध के लिए। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में क्या बना हुआ, मेजा बांध बना हुआ। ठीक है, बांडी नदी है, बिल्कुल है, मोरेल है, ठंड है और खारी है। बनास डाई और खारी ये त्रिवेणी संगम बनाती, कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती बताओ भाई, बनास डाई और खारी ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ये कौन सा बनाती है, ठीक है, मोरेन भी है, एक मोरेल है, एक मोरे न है, ये माही की सहायक नदी है, ये बनास की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारी बनास की सहायक नदियां दे रखी है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। मित्रों इंफॉर्मेशन के लिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई, सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार है, ये संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद लागू कब हुआ, वो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार कब आया था। 2005 में आया था, इतना तो सबको पता, लेकिन इन सबके पीछे 2005 दे रखा। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों, अरुणा राय को अपने इस काम के लिए जानते हैं, किसको जानते हैं, अरुणा राय। अरुणा राय ने इसके लिए काफी प्रयास किए, आवाज उठाई थी। अरुणा राय के प्रयासों से 12 अक्टूबर 2005 को, कब, 12 अक्टूबर 2005 को मित्रों क्या होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम है वो लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कत्था उत्पादित जिलों का समूह है। देखिएगा प्रश्न पूछा गया था कि कत्थे खेर किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो आप सभी को पता है कि कत्ता का वृक्ष होता है, कत्ते के वृक्ष से हमें क्या मिलता है, खेर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, खेर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, खेर प्राप्त किया जाता है कत्ते के वृक्ष से। ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करती है कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कत्था बनाने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया, कथोड़ी जनजाति पड़ गया। ठीक है, कथोड़ी जनजाति। ये कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है मित्रों, राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन जिलों के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। आप सभी को पता है कि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने, 10 कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अपन करते हैं ना, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है, उसके बाद सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड बी। ठीक है, और फोर्थ ए, फोर्थ बी और 5। ये आपके क्या हो जाएंगे, 3, 5, 7, 9 और एक 10 कृषि जलवायु खंड। तो इसमें से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा, वो आपसे पूछा है। तो फर्स्ट सी, फर्स्ट सी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान खंड है। ये आपके आता है जैसलमेर वाला इलाका, जैसलमेर और बीकानेर इसके अंदर आएंगे। तो ये वाला कृषि जलवायु खंड क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछे तो फोर्थ बी क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, ये फोर्थ बी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें उदयपुर वगैरह वाला वो वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो फोर्थ बी है वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी जो अपनी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा, विबोआ, सिंगी खंबान, संगर या गोमल। बताइए मित्रों, सिंधु नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी है इसको तिब्बत के अंदर सिंगी खंबान नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों के अंदर गाय की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, राठी गाय, राठी जिसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं, राठी गाय को मूल रूप से क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं राठी गाय को। ठीक है, ठीक है।
मेवात वाले क्षेत्र में होगी। थारपारकर है, ये जो पाकिस्तान बॉर्डर है यहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि बाड़मेर जैसलमेर वाले इलाके में, ठीक है। कांकरेज है वो जालोर सिरोही पाली इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका कि कांकरेज है वो क्या है, इन क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है। मित्रों आप सभी को पता है खनिज हम पढ़ते हैं तो कुछ खनिज होते हैं जो धात्विक खनिज होते हैं, कुछ अधात्विक खनिज होते हैं। वापस इनमें भी क्या है, लोह खनिज, अलोह खनिज होते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ हम पढ़ते हैं कि रासायनिक खनिज होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, उर्वरक उत्पादन काम किया जाता है। कुछ आणविक खनिज होते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। रासायनिक खनिज कौन सा है, तो मुल्तानी मिट्टी रासायनिक खनिज है क्या। मुल्तानी मिट्टी के बारे में पूछा जाए कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, मेट है। हाँ, तो मुल्तानी मिट्टी है, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर, बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर में। तो बाड़मेर बीकानेर क्षेत्रों में इसका क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। घिया पत्थर है एक प्रकार का, ठीक है, ये कहेंगे कि क्या है, उर्वरक में नहीं आएगा। जिप्सम एक प्रकार का उर्वरक है, बिल्कुल सही बात है। जिप्सम क्या है मित्रों, उर्वरक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट ये उर्वरकों के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जिप्सम यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी सी ऑप्शन बता राइट है। ये बीकानेर वगैरह इस क्षेत्रों के अंदर जिप्सम का उत्पादन है वो क्या है, बड़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम पूछा जा रहा है, डीपीएपी, ठीक है। ये मित्रों क्या था, पहला प्रथम क्षेत्रीय कार्यक्रम था, भारत का पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम था। और ये क्षेत्रीय कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मुख्य रूप से दो चीजें आपसे पूछी जाती तो इनका बड़ी अच्छे प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 1977 में आप सभी को पता है कि मरु वृक्षारोपण अभियान वगैरह आते हैं 78 के अंदर, ठीक है। और 1978 में मरु वृक्षारोपण आ जाएगा। और 1977 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो मरु विकास कार्यक्रम आपका 1970 में हो जाएगा। और ये होया था 1973 के अंदर, डीपीएपी है वो आपका स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृह के स्थान है। मित्रों ताप विद्युत गृह इनकी कोयले से क्या बनाया जा रहा है, लिग्नाइट कोयला है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, ठीक है। कोयला कौन सा, लिग्नाइट, ठीक है। अपने राजस्थान में ज्यादातर यही होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रोसाइट। कौन सा होता है, सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रोसाइट, ठीक है। अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन सा होता है, तो राजस्थान के अंदर पाया जाता है वो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है वो राजस्थान में ताप विद्युत गृह है, वो कहाँ पे है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि कपूरडी, जालीपा और बरसिंहसर, ठीक है। बरसिंहसर बीकानेर में है, जालीपा कपूरडी ये वाले क्षेत्र है, ये क्या है, ताप विद्युत गृह पर आधारित है, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सही है। अगला, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो अपन का जब भी दिमाग में आएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो हम गुरु शिखर को करते हैं कि गुरु शिखर है, ये क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। लेकिन यहाँ पे हमें निम्न में से पूछा गया कि ये चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो आप सभी को बताया कि हमने एक ट्रिक याद रखा है कि गुरु शिखर है, उसके बाद शेर है, गुरु से जरा, फिर जरगा हो जाएगा, ठीक है। पहली गुरु शिखर है, दूसरी शेर है और तीसरी जरगा है। जरगा यहाँ पे दे रखा है। जरगा से ऊपर वाले किसी चोटी या नहीं, कोमलगढ़ जरगा से छोटी, असलगढ़ छोटी, कमलनाथ छोटी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। मित्रों जयपुर रियासत का जो पीएम हुआ करता था उसे क्या कहते थे। जयपुर रियासत का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था। दीवान कहते थे, आमिल कहते थे, हाकिम कहते थे। आमिल है वो एक प्रकार से टैक्स लेने वाला अधिकारी वगैरह वो हुआ करता था। हाकिम नहीं होगा, दीवान नहीं होगा, मुसाहिब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जयपुर के पीएम को मुसाहिब कहा जाता था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और फतह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था।
वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा दुर्ग था जिस पर अकबर ने आक्रमण किया तो उसको जयमल और पत्ता का सामना करना पड़ा था। तो मित्रों वो आपका कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर ने जब 1568 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था, 67 में आक्रमण किया था, 68 में फरवरी तक ये ऐसे दुर्ग को जीत पाता है, तो उस समय इसे क्या है यहाँ पे जयमल और पत्ता का क्या है सामना करना पड़ा था। उदय सिंह आप सभी को पता है उस समय मेवाड़ के शासक कौन है, प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। महाराणा प्रताप कर देते हैं पर वो गलत है, शासक नहीं थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह थे। जब अकबर ने क्या किया था 1567-68 के अंदर क्या किया था, अटैक किया था, उस समय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। उस समय क्या है जयमल राठौड़ है ये दुर्ग को संभाल रहे थे। जयमल राठौड़ ने तो कहा था ना है न मेटे मेड़ तो न नागोर रजवट भूखे अणो खड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, तो वो वाली लाइन है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। वो कौन सा राजपूत शासक है मित्रों जिसने कभी मुगलों के आगे अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो आपसे पूछा जा रहा है। बीकानेर के राजा राय सिंह, बीकानेर पूरा राजघराना है वो मुगलों के अधीन हो गया था, किसी ने विरोध नहीं किया था कि भाई हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। मारवाड़ के राजचंद्र सेन, आमेर के राजा भारमल सबसे पहले कर लेते हैं, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह, ठीक है, तो मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह ने भी कर ली थी। तो मारवाड़ के रावचंद्र सेन की बात की जाए मित्रों, इन्होंने विरोध किया था, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप अगर आपसे पूछे तो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। और मेवाड़ के प्रताप का अग्रगामी पूछा जाए, मेवाड़ के प्रताप का अग्रगामी अगर पूछे कि मेवाड़ के प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है तो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है तो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। आप सभी को पता है कि अकबर ने मित्रों 1570 के अंदर नागौर में दरबार लगाया था। कब, 1570 के अंदर अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। उस समय सभी राजा महाराजा वहां पे जाते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन चंद्रसेन वहां पे गए जरूर थे, लेकिन जब पता चला कि अधीनता के लिए है तो वहां से भाग के चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किन किन के मध्य लड़ा गया। वेरी इंपोर्टेंट है कि जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था, वो आपसे पूछा जा रहा। आपने एक वो कहाँ सुना होगा दुआ कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था। तो सर शेरशाह सूरी हो गया, ठीक है। अब शेरशाह सूरी तो सब में, शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राम मालदेव के बीच युद्ध होता है जैतारण पर। जैतारण उस समय के हिसाब से देखे तो पाली के अंदर है, लेकिन अभी जैतारण है वो ब्यावर जिले के अंदर आ गया है। तो जैतारण ब्यावर जिले के अंदर युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें मित्रों यहाँ पे पंक्ति याद रखनी है कि शेरशाह सूरी हार रहा था, हालांकि बाद में जीत गया था। शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, मालदेव हार गए थे, लेकिन क्या है हारते हारते हारने का जब इसको लग गया था तब इसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये लाइन किसकी थी, शेरशाह सूरी थी। राम मालदेव को मित्रों 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। क्या कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। राम मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा, क्या कहा है, हसमत वाला राजा कहा जाता है। और राम मालदेव के सेनापतियों के नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जैता और कुंपा। जैता और कुंपा राम मालदेव के क्या थे, सेनापति थे। चलिए अगला प्रश्न है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है कि अजमेर के अंदर राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, वो आपसे पूछा जा रहा। देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आप सभी को पता है कि 1919 के अंदर वर्धा के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी, 1919 में वर्धा के अंदर की गई थी। वहां पे कौन कौन थे, RKHVA, ये याद रखना। इतने सारे लोग हैं वो मिलके क्या करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। आर का मतलब राम नारायण चौधरी है, के का मतलब केसरी सिंह बारट है, ठीक। एच का मतलब आपके हरि भाई यहाँ पे है, वी का मतलब विजय सिंह प्रतीक है, और ए का मतलब अर्जुन लाल सेठी है। ये सारे राजस्थान सेवा संघ के लोग थे, ठीक है। लेकिन अजमेर में हमें पूछा गया तो अजमेर में मित्रों इसको 1920 के अंदर अजमेर में स्थानांतरित किया गया। 1920 में इसको कहाँ पे स्थानांतरित किया गया, राजस्थान सेवा संघ को अजमेर में स्थानांतरित किया गया। ये किया था विजय सिंह पथिक ने। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, विजय सिंह पथिक ने किया था।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है कि ये बात इन्होंने सही नहीं लिखी है। ठीक है, ऋषिदत्त मेहता बूंदी, बिल्कुल मित्रों, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है ऋषिदत्त मेहता। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? याद रखना है कि बूंदी में नित्य क्रांति ऋषि, बूंदी में क्या होगा? बूंदी में नित्य क्रांति ऋषि, ऋषि मतलब ऋषि। ठीक है, बूंदी में क्या रहेगी? नित्य क्रांति रहेगी। बूंदी में नित्य क्रांति ऋषि तो नित्यानंद है, कांतिनंद है और ऋषिदत्त मेहता है, ये तीनों बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। तो ये तो बात सही है। इनका एक ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र भी आता था, राजस्थान वीकली, राजस्थान साप्ताहिक। राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र किसका था? तो राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र है वो इनका था। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा से, बिल्कुल बांसवाड़ा प्रजामंडल हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भूपा मणि धुलजी, क्या करते हैं? भूपा मणि धुलजी, भूपा मणि धुलजी टिक याद रखते हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल की। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, मणिशंकर है और इसके अलावा कौन है? धुलजी भाई है। ये मित्रों क्या है? बांसवाड़ा के है, सही है। ब्रजमोहन लाल शर्मा ब्यावर के है, बिल्कुल सही है। स्वामी केशवानंद अलवर से नहीं हो जाएंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जो भी डी बता रहे वो सही है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 में बिजोलिया में आंदोलन में भाग लिया और 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया, बताइए भाई। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला थी, उस महिला का नाम क्या था, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला रतन शास्त्री है मित्रों। इनके बारे में पूछा जाएगा कि पद्म श्री व पद्म भूषण दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, पद्म श्री व पद्म भूषण। प्रश्न आएगा परीक्षा में कि पद्म श्री व पद्म भूषण दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, पद्म श्री व पद्म भूषण दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो ये आपकी है रतन शास्त्री। शांता त्रिवेदी के अंदर इन्होंने क्या किया था कि उदयपुर के अंदर महिला परिषद की स्थापना की थी। 1947 के अंदर उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? तो महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी ने की थी। रमा देवी और अंजना देवी चौधरी, तो भाग तो दोनों ने लिया था बिजुलिया किसान आंदोलन में, लेकिन गिरफ्तार अंजना देवी चौधरी हुई थी। ठीक है, ये नीम का थाना सीकर की थी अंजना देवी चौधरी, और अंजना देवी चौधरी है ये मित्रों क्या हुई थी? गिरफ्तार हुई थी यहाँ पे। और नमक सत्याग्रह के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था, नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार। ठीक है, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह के दौरान ये क्या होती है? गिरफ्तार होती है। राजस्थान की है तो सबसे पहले जेल इन्हें भेजा गया था। अगला सवाल, राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोक नृत्य और उनके प्रचलन के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, सही बात है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। बमरसिया नृत्य बीकानेर, मित्रों बमरसिया नृत्य बीकानेर का नहीं होगा, ये उसी बमरसिया, बम नृत्य कहो इसको या बमरसिया नृत्य कहो, एक ही बात है। ये आप सभी को पता है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है बम नृत्य। ठीक है, और डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वंश भास्कर के रचयिता है, बताओ भाई। वंश भास्कर है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत शानदार कृति है वंश भास्कर, और वंश भास्कर के आपसे पूछा गया रचयिता। ठीक है, तो सूर्यमन मिश्र है, इनके द्वारा क्या लिखा गया? वंश भास्कर लिखा गया। कवि राजा श्यामल दास के पूछा जाए तो वीर विनोद याद रखना है। वीर विनोद के लेखक कौन है? इनका ये प्रसिद्ध है कवि राजा श्यामल दास जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और बांकी दास, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांकी दास ने लिखा था आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, क्या लिखा था? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, यानी कि अंग्रेज है वो हमारे देश के ऊपर आ गया है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ठीक है, ठीक है। अगला, राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्योहार व मेला प्रसिद्ध है? बताओ भाई, कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा गया। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मित्रों क्या है? बड़ी तीज या कजली तीज मनाई जाती है। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, एक तो होती है छोटी तीज, इस कजली तीज को आप बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज सभी कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। एक होती है छोटी तीज, कौन सी होती है? छोटी तीज। और छोटी तीज को कहा जाता है श्रावणी तीज, यानी कि ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाते हैं, ये प्रसिद्ध है जयपुर की। और जो बड़ी तीज मनाते हैं कजली तीज, ये प्रसिद्ध है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेषी द्वारा गाए जाने वाला गीत है। मांड गायन शैली के अंदर महिलाएं मित्रों जन्मोत्सव पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीत को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताएंगे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। घुघरी कहा जाता है, जच्चा, हरजस या केवड़ा, तो ये घुघरी गीत गाए जाते हैं, सभी को पता है, ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है। वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा ब्रोमीन और सीजियम, सीजियम नहीं रहेगा, ब्रोमीन और मरकरी, हाँ ब्रोमीन, मरकरी और लिथियम नहीं रहेगा, मरकरी और ऑर्गन। देखो अपने दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों आज ध्यान में रख लो, कंफ्यूजन नहीं होता कि ठीक है। क्या अगर पूछे कि कमरे की ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, ये कमरे का ताप होता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ऐसा प्रश्न तो आए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन धातु पूछा या धातु पूछा, ध्यान रखना। अगर पूछे कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, पारा, पारा या मरकरी, मरकरी या पारा कहेंगे, जिससे इंग्लिश में Hg लिखा जाता है कि पारा या मरकरी है वो क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है। अगर पूछे कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। क्या होगा, ब्रोमीन अधातु है, वो भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे हमें धातु अधातु कुछ नहीं पूछा, तो दोनों सही कर देंगे, ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। राइया, खटखड़िया, झमटिया, पाठ तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। किस नृत्य में, देखो राइया आ गया, राइया से आपके क्लियर हो जाएगा पूरा कि इसका सर कहीं ना कहीं दूसरा नाम है। गौरी नृत्य को क्या कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, तो राइया राई नृत्य, बस ऐसे याद रखोगे तो भी ये सही हो जाएगा कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोक नाट्य की वह विद्या जो जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिन्हें गायन, संगीत व नृत्य की प्रधानता होती है, नृत्य की प्रधानता होती है, वो मित्रों कौन सी लोक नाट्य होता है। रम्मत होती है, फड़ होती है, तमाशा होती है या कन्हैया होती है, ये आपसे पूछा गया। देखो ये बात कर रहा है जयपुरी ख्याल की, और जयपुर में आप सभी को पता है तमाशा प्रसिद्ध है, कहाँ का, जयपुर का। ठीक है, तमाशा है, कौन लेके आया था, प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह है ये मित्रों। प्रताप सिंह के समय जयपुर में क्या है, तमाशा। ये वही प्रताप सिंह है जो हवा महल का निर्माण कराते हैं, उनके टाइम में जयपुर में तमाशा प्रसिद्ध हुआ था, उसकी बात हो रही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित करना है कि कौन सा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिएगा भाई, सुमेलित करेंगे। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, और गेर, घूमर और झूमर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा गरबा, जब गरबे की बात की जाएगी तो अब देखो यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र तो है नहीं, मेवाड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के, देखो वैसे गरबा गुजरात का है, तो अब अपन गुजरात के जो छठे हुए लोग हैं, छठे हुए क्षेत्र है, उसको दर्शाएंगे कि गरबा क्या हो जाएगा, वहां का प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अपन करेंगे कि भाई बांसवाड़ा डूंगरपुर का गरबा हो गया। गेर, गेर मेवाड़ क्षेत्र का भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और बाड़मेर के कनाना क्षेत्र है, बाड़मेर का कनाना, वो भी गेर के लिए क्या था, प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ हो जाएगा। घूमर की बात करें, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा घूमर। क्या घूमर है वो क्या हो जाएगा, मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य हो जाएगा, झूमर हाड़ौती का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में 2 आया, दूसरे में 3 आया, 1 आया और 4 आया, 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है, बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है, बताइए रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है। मित्रों आप सभी को पता है कि आई माता है वो रामदेव जी की क्या थी, शिष्या थी। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने, और आई माता क्या है, आई माता रामदेव जी की क्या थी, शिष्या थी, और आई माता है वो सिरवी जाति की क्या है, कुल देवी है। बिलाड़ा के अंदर क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, बिलाड़ा में आई माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रज भाषा की रचना नरसिंह मायरो किसके द्वारा लिखी गई है। नरसिंह मायरो है मित्रों, ये किसके द्वारा लिखी गई है, वो आपसे पूछा गया। ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है नरसिंह मायरो। ठीक है, संत रैदास ने, मीराबाई ने, रत्ना खाती ने या संत धना ने, तो आप सभी को पता है रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई है नरसिंह मायरो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चाप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चाप आभूषण की बात की जा रही है कि जो चाप नामक आभूषण होता है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ठीक है,
तो बताइए भाई कहाँ पे होगा? गर्दन में नहीं होगा, कलाई में नहीं होगा, मस्तक में नहीं, नाक में होगा। चाप कहाँ है? नाक का। और चूप आभूषण आए, चूप, तो चूप कहाँ का हो जाएगा? दांत का हो जाएगा। दोनों को अच्छे प्रकार से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने हो जाएगा कि कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ किला आप सभी को बताया। सबसे पहली बात तो अगर पूछ ले कि है कहाँ पे, तो कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। दूसरा, इसका निर्माण किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था, ठीक है, ठीक है। इसका अगर आपसे पूछे कि शिल्पी कौन था, तो शिल्पी याद रखना मंडन क्या है, शिल्पी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 36 किलोमीटर इसकी क्या है? दीवार की क्या है? लंबाई है। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। फर्स्ट है वो चीन के अंदर है, उसके बाद ये सबसे बड़ी दीवार हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 का मिलान है वो सूची 2 से करना है। इस प्रकार का आपके सामने क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं कि कौन सा कथन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसरलाट या सरगासुली, ये इसरलाट या सरगासुली है जयपुर के अंदर, और ये ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाई गई थी। राइट ऑप्शन सही है। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जीजाक के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? जैन कीर्ति स्तंभ बनाया था जीजाक ने। विजय स्तंभ, तो ये दोनों चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ बनाया था महाराणा कुंभा के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और धौलपुर का सही घंटाघर है राजा निहाल के द्वारा। प्रश्न आता है निहाल टावर कहाँ स्थित है? क्या आता है? निहाल टावर कहाँ स्थित है? तो निहाल टावर कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है आपका निहाल टावर, ठीक है, ठीक है। तो ये मिलान हो गया कि पहले में 1 ही रहेगा और दूसरे में 3 आ जाएंगे, चौथे में 2 और पांचवें में 4, ठीक है, मतलब 4, सबसे लास्ट में 4 आ रहे हैं, ठीक है। 4 इस 1 के अंदर ही आ रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जुड़ला एक प्रमुख संस्कार ऐसे कहते हैं मित्रों। जो जुड़ला संस्कार होता है, जुड़ले संस्कार को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया। तो जुड़ला संस्कार है, इसको अपने जात कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जात कर्म कहते हैं। अपने जो कुल 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक संस्कार कौन सा होता है? जुड़ला भी होता है। अगले सवाल की बात करते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मित्रों, काष्ठ कला, लकड़ी की जो कला है वो बस्ती चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी गई है। तो इसके जन्मदाता है वो कौन माने गए? वो आपसे पूछा गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, लेवल का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आप सभी को पता है लकड़ी की बात हो रही है। जांगीड़ यहाँ भी आ रहे हैं, जांगीड़ यहाँ भी सुथार आ रहे हैं। अब कौन से करें? तो प्रभात जी जांगीड़ है वो इसके जन्मदाता माने जाते हैं। आपको ए ऑप्शन यहाँ पे क्या रखना है? याद रखना है। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की निजी देन है? बादामी आंखें और ऊंची पाग, बड़ी पगड़ी, ऊपर की पगड़ी, ये किस चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है? वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मित्रों अपनी जयपुर की जो चित्र शैली है उसमें मिलता है। बादामी पाग और ऊंची, बादामी आंखें और ऊंची ऊंची पगड़ी है वो जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला, राजस्थान की जनजातियां और उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद होना ही चाहिए हर हालत के अंदर ही, ठीक है। जनजातियां दे रखी है, एक तरफ उनका निवास क्षेत्र दे रखा है, आपको उसका क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं भाई, कीजिएगा मिलान, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति रहती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा? डामोर हो जाएगा। पहले में आ गया सी, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3 आ गए, ऐसे मान के चलो, ठीक है। पहले में 3 आ गए। उसके बाद बात करते हैं उदयपुर और सिरोही। तो मैंने कहा था उदयपुर और सिरोही के अंदर कथोड़ी जनजाति उदयपुर के अंदर तो थी, लेकिन यहाँ पे हमें मीणा, गरासिया और सहरिया में से क्या करना है? तो सहरिया तो सभी को पता है कि 12 के अंदर पाए जाते हैं, तो 12 कोटा वाले में मैं सहरिया कर देता हूँ, ठीक है। अब पीछे मेरे पास रहे उदयपुर और सिरोही में मीणा होंगे या गरासिया होंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है मित्रों कि सिरोही साथ में ले रहा है। सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति पाई जाती है, आप सभी को पता हो तो कि सिरोही क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया, तो ये बी में आ जाएगा। और उदयपुर और दौसा में क्या आ जाएंगे? मीणा आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बन रहा है इस प्रकार से, इसका क्या हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो गया कि सबसे लास्ट में फोर्थ आएगा, सबसे लास्ट में फोर्थ आएगा। उसके बाद क्या आएगा? हाँ, इसके अंदर आ जाएगा एक, यानी कि पहला। तो पहला इसके अंदर आपका दे रहा है, ये ऑप्शन ये अधूरे हो भाई, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन अधूरा ही। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कैसे मिलान हुआ। पहले के अंदर आया सी यानी कि 3, उसके बाद दूसरे के अंदर आया बी यानी कि 2, उसके बाद तीसरे के अंदर आया 1 और चौथे में 4 ही। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान में 2001 से 11 में राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।
कि 2001 से 2011 तक अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो ये जनसंख्या है, इस जनसंख्या के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों हमारी जनसंख्या में 21.3% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? ये आपका मरु विकास कार्यक्रम आ गया मित्रों। 1977 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम आता है। इस मरु विकास कार्यक्रम में कौन सा काम नहीं आता है वो आपसे पूछा गया। ग्रामीण विद्युतीकरण, जो गांव है उन गांवों को बिजली से जोड़ा जाना, ये मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है क्या? मरु विकास कार्यक्रम क्या था? जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका कुछ विकास करना है, ठीक है। तो बैटल में वृक्षारोपण आएगा, रेत के टीलों को स्थिरीकरण का आएगा, वन चारागाह का विकास आएगा, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण का इसके अंदर नहीं आएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, वो आपसे पूछा गया कि वो कौन सी जनजाति है मित्रों जिसमें पुरुषों की भांति ही क्या है, मतलब पुरुष है वो महिलाओं की भांति क्या पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। वो जनजाति आपकी कौन सी है वो आपसे पूछा गया है। तो डामोर जनजाति के अंदर क्या है, पुरुष है वो भी स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनते हैं। राजस्थान में सहकारी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। मित्रों राजस्थान के अंदर जो सहकारी ऋण सुविधाएं हैं वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि सहकारी बैंक भी देते हैं, भूमि विकास बैंक भी देते हैं, शहरी सहकारी बैंक भी देते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? ये अभी अपने बात हुई थी कि गौरी नृत्य है, इस गौरी नृत्य को क्या कहा जाता है, राई नृत्य कहा जाता है। अगला सवाल है निलंबन है, साइंस का सवाल आया, बहुत शानदार सवाल है कि निलंबन है वो किसे कहा जाता है। तो मित्रों आप सभी को पता है कि जब क्या है एक विषमांगी विसरण होता है, उस विषमांगी विसरण को अपन क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है, एक तो समांगी मिश्रण है, जैसे पानी के अंदर चीनी को घोली तो मिल गई, समान हो गया, एक जैसा पानी रहा आपस में, समांगी मिश्रण है। एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें अलग अलग कण दिख रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार के निलंबन का उदाहरण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि निलंबन क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। अगला, विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई निम्न में से कौन सी होती है? विकास कार्यों के लिए मित्रों प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? तो ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य होते हैं, प्रशासन ब्लॉक स्तर तक रहेगा, उसके बाद पंचायती राज में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी सी बता रहे वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला, राज्य की किस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता? मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ेगा? जब मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की गई होगी वहां पे प्रभाव क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। तो जयपुर चित्र शैली पर क्या है, मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा है। जागीर पर सामंत का अधिकार था। मित्रों जागीर पर क्या है, सामंत, कोई भी जागीर होती थी, जैसे ये मेवाड़ रियासत है, अब मेवाड़ रियासत को अलग अलग जागीरों में बांटा, उस जागीर का जो ये सामंत था, ये जागीर सामंत को दी जाती थी वेतन के रूप में, किराएदार के रूप में दी जाती थी, दान के रूप में दी जाती थी, या जन्मजात थी उसकी होती थी, वो आपसे पूछा गया। तो मित्रों देखिए जागीरें राजा के भाइयों की होती थी, किसकी होती थी, जैसे बड़ा भाई था वो तो राजा बन जाता था, और फिर छोटे भाइयों को क्या करता था, छोटे भाइयों को मित्रों राजा फिर छोटी छोटी जागीरें देता था कि आप वहां जाइए और वहां का शासन संभालिए। तो जागीरें एक प्रकार से कहा जाए तो जन्मजात ही होती थी, ठीक है। कैसी होती थी, जन्मजात ही होती थी कि उनको क्या है, मिलती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? बूंदी राज्य में जो कृषक आंदोलन हुआ, जिसको अपन बरड़ आंदोलन कहते हैं, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन, क्या कहते हैं, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन, उसका नेता कौन था? तो वो आपसे पूछा गया है मित्रों, बूंदी या बरड़ आंदोलन था हुआ था, उसका नेता कौन था? तो नैनूराम शर्मा, ठीक है। नैनूराम शर्मा के द्वारा क्या नेतृत्व, हालांकि वैसे देखा जाए तो बूंदी या बरड़ आंदोलन में रामनारायण चौधरी के द्वारा नेतृत्व भी किया जाता है, नैनूराम शर्मा हाड़ौती क्षेत्र का, तो ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन सा है? ऐसा कौन सा राजपूत शासक है जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हो गया था? तो मान सिंह को मित्रों 5000 का मनसब दिया गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो आप सभी ने सुन रखा है कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। किससे बचाया था? बनवीर से बचाया था। किससे बचाया था? बनवीर से क्या है, बनवीर से बचाया था। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल,
राज्य में प्रथम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? आप सभी को पता है कि राजस्थान में कुल 4 बार क्या है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार का जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसकी आपसे अवधि पूछी गई है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो 1967 से में अंदर पहली बार लागू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पहली बार 1967 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगला सवाल आपके सामने है मित्रों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारत की संविधान सभा है, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर संविधान सभा की स्थापना कैसे हो जाएगी, पहली बैठक होगी उसको स्थापना माना जाएगा। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आप सभी को पता है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वापस आपके सामने सुमेलित करने का सवाल आया है कि निम्न को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो कीजिएगा भाई सुमेलित। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणा श्रीमाली है। अच्छा, एक तरफ इनके नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनसे संबंधित कुछ कार्य या कहेंगे कि वाद्य यंत्र दे रखे हैं। तो प्रेरणा श्रीमाली है, ये आप सभी को पता है, एक नृत्यकार है। क्या है, एक नृत्यकार है। तो यहाँ अन में आ जाएगा 2, पहले के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद बात करते हैं मित्रों सुल्तान खां। तो ये क्या है, सारंगी का सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान किसके सुल्तान है, सारंगी के सुल्तान है। जामिल बानो, जोधपुर की जमीला बानो मित्रों आप सभी को पता मांड गायिका है। क्या है, मांड गायिका है। और जहूर खां मेवाती है, इनके बारे में जरूर याद रखना, भपंका जादूगर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो उसके बाद एक आ जाएगा। 23, 41 ऑप्शन ए के अंदर दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मित्रों बागड़ी बोली है ये बागड़ी बोली है। इस पे पहली बार तो संचय रहेगा, तो ये बागड़ी बोली होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे काट रहा हूँ, ब और व में कंफ्यूज होता है। वागड़ी बोली है। वागड़ी बोली आप सभी को पता है कि वागड़ क्षेत्र में बोली जाएगी। और वागड़ क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं वागड़ क्षेत्र। यहाँ पे बोली जाती है वागड़ी बोली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आपसे पूछा गया कि महिलाओं की सूची दी गई है। इन सूची को आपको क्या करना है, सुमिलित करना है कि कौन सी महिला है, वो कहाँ की थी, इसके बारे में आपको क्या करना है, सुमिलित करना है। सूची दे रखी है, सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य और कुसुम गुप्ता। तो ये आपको क्या करना है, सुमिलित करना है। ठीक है, तो देखो कमला स्वाधीन और कुसुम गुप्ता कोटा की थी, ये याद रखना है। ठीक है ना, कमला स्वाधीन का पूछा जाए कि कमला स्वाधीन कहाँ की थी, तो कमला स्वाधीन कोटा की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। वैसे प्रकाशवती का एक पूछा जाता है कि प्रकाशवती का संबंध किससे है, प्रकाशवती अजमेर की थी। ये कुछ बातें याद रखनी होगी। ठीक है, बाकी सावित्री देवी भाटी और सिरे कंवर जोधपुर की थी। कहाँ की थी, जोधपुर की थी। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, सुमिलित। इसको तो कैसे करे, कुछ कोड भी नहीं दिया गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया भाई ये प्रश्न, तो आगे क्या प्रश्न है इसका। अच्छा, मिलान करने का, ऐसे कोड ही नहीं दे रखा मिलान करने का। चलो सीधा मिलान कर लेते हैं अपने, अगर कोड नहीं दे रखा तो। और तो क्या करें यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कमला, ये आपकी हो जाएगी कोटा की। क्या हो जाएगी, कोटा की हो जाएगी। भगवती देवी विष्णु, ये आप सभी को पता है कि मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थी। इनको आप सभी को पता हो, नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी विष्णु को गिरफ्तार भी किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर की हो जाएगी। हालांकि इसका सही से दे नहीं रखा था। यहाँ पे वापस आपको सुमिलित करना है, कुछ रचनाएं दे रखी है और उनको फिर कूट में सुमिलित करना है। तो कानरदे प्रबंध आप सभी को पता है कि पद्मनाभ ने लिखा है। ठीक है, इनकी सी के अंदर 2 आना चाहिए। सी में 2 आप देखो, इसके अंदर भी आ रहा है, बस एक में ही आ रहा है, तो अपने आप आपका सही हो जाएगा कि सर इसके अंदर सी ऑप्शन में आ जाएगा सही। बस इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एग्जाम में देखने होते हैं, उनको देख के घबराना भी नहीं चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े अच्छे प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको उसके अंदर सोचने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डायरेक्टली राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर आप सभी को पता है कि आपका मित्रों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करणीदान ने क्या लिखा है। ठीक है, दौलत विजय ने क्या लिखा, जगजीवन भट्ट ने क्या लिखा, ये आपसे पूछा गया। जगजीवन भट्ट अजीत सिंह के पास था, तो अजीतोदय लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिएगा। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्न में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के द्वारा मान सिंह को कौन कौन से प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था, वो आपसे पूछा गया है।
तो बताइए भाई, मानसिंह को कौन कौन से प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था, वो आपसे क्या है पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं मित्रों, क्या मानसिंह को काबुल भेजा गया था? बताइएगा, क्या मानसिंह को काबुल भेजा गया था? आप कहेंगे बिल्कुल भेजा गया था। बिहार भेजा गया, बंगाल भेजा गया, गुजरात में मानसिंह को नहीं भेजा गया था। ठीक है, सूबेदार नियुक्त नहीं किया। मेरे को सैन्य अभियान तो बहुत सारे रहे हो सकते हैं, लेकिन सूबेदार उनको नियुक्त नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक। पृथ्वीराज चौहान तरते के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तरते मित्रों, जिनके आप सभी ने पढ़ा है कि तराइन का जो पहला युद्ध है, तराइन का दूसरा युद्ध है, वो होते हैं 1191 और 92 के अंदर। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। ठीक है, माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी क्या थी? कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो भी बी बता रहे हो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगले बी लिखा, सोमेश्वर यहाँ सी में लिखा हुआ है, सी बता रहे हो, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, वो पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्या हो जाता है? कोटा में जन विद्रोह होता है। इस जन विद्रोह में राव राम सिंह सेकंड क्या थे? कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को बचाने के लिए करौली राज्य के मित्रों मदनपाल आए थे। कौन आए थे? मदनपाल आए थे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? तो आप सभी को पता है कि 1803 के अंदर तो संधि करते हैं भरतपुर और अलवर। कौन करते हैं? 1803 में भरतपुर और अलवर संधि करते हैं। सबसे लास्ट में संधि 1823 में कौन करता है? सिरोही है वो 1823 में सबसे लास्ट में संधि करता है। और आपको याद रखना है यहाँ पे 1817-18 की संधियां, ये 17-18 की संधियों की बात कर रहा है कि 1817-18 में किस राज्यों के द्वारा संधियां की गई थी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इस समय अपना जो करौली है, कोटा है और किशनगढ़ है, टोंक है, इनके द्वारा क्या की गई थी? संधियां की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारा जो भारतीय संविधान है, इस संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप सभी को पता है BN राव है, वो क्या है मित्रों? भारतीय संविधान के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। अगला सवाल, भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मित्रों, चार वेद कला है, ये आप सबकी पता है कि चार वेद कला टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चार वेद है वो टोंक की प्रसिद्ध है। तो इस चार वेद कला का जो एक प्रकार से कहेंगे जन्मदाता किसे माना जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। चार वेद कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अब्दुल करीम खान है मित्रों। ये क्या है? चार वेद कला के क्या माने गए हैं? जन्मदाता माने गए। अगला सवाल आपके सामने, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य आप सभी को पता मित्रों, कालबेलिया, भील, सहरिया या ग्रासिया। तो ग्रासिया जाति होती है वो मित्रों क्या करती है? वो आपका क्या करती है? वालर नृत्य करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी बी बता रहे वो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। रामदेव जी की समाधि है वो किस जिले के अंदर पड़ती है? जन्म आप सभी को पता है कि उड़ू कश्मीर बाड़मेर में होता है, लेकिन समाधि रोनेचा में ली थी। और रोनेचा मित्रों कहाँ आता है? रोनेचा है वो जैसलमेर के अंदर आता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है उसको आपसे छांटना है, उसको अलग करना है। एक तरफ संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका क्या दे रखा है? जन्म स्थान दे रखा है। और कौन सा युगम सुमिलित नहीं है वो आपको छांटना है। ठीक है, जाम्बो जी का जन्म पीरपासर नागौर में हुआ था, सही बात है। रेदास जी का जन्म चित्तौड़ में, छतरी इनकी चित्तौड़ में जन्म है वो, रेदास का चित्तौड़ में नहीं है, ये बात गलत है। मीरा कुड़की गांव पाली में बिल्कुल सही है। रामदेव जी का उड़ू कश्मीर, ये भी सही है। तो केवल बी वाला एक गलत था, बाकी सभी क्या है? सही है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? तो मित्रों आपको पीपल पन्ना से याद आ रहा होगा कि पीपल पन्ना सर कान में पहना जाने वाला आभूषण है। कहाँ पहना जाता है? पीपल पन्ना पहना जाता है कान के अंदर। ठीक है, तो ये सारे किसके आभूषण है? कान के आभूषण है मित्रों। जो भी ए ऑप्शन बता रहे वो सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, आप सभी से पूछा जा रहा है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर के अंदर है क्या? कि जो एक मीनार मंदिर है वो आपको जोधपुर के अंदर है क्या? तो बिल्कुल सर है। ठीक है, उषा मस्जिद बयाना के अंदर है।
पीर दुल्ले साहिब जाड़ोर ये नहीं है, अलाई मस्जिद है, नलियासर मस्जिद सांबर के अंदर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, असुमिलित है। जिसने भी सी बताया उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित करना है कि कौन सा गीत है वो कब गाया जाता है, उसके आधार पर इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पढ़ेंगे बढ़िया अच्छे प्रकार से, इनको अपन क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे। ठीक है, ठीक है। पावना, पावना गीत आप सभी को पता है कि विवाह में मेहमान आते हैं तब क्या गाए जाते हैं, पावना गीत गाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, 3 आ गया। सीठना, सीठना आप सभी को पता है कि भोजन कराते समय जो गाली भरे मीठे मीठे गीत सीठना कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद 4 आ गया। बना बनी गीत विवाह के अवसर पर आप सभी को पता है लड़का लड़की के लिए गाए जाते हैं, तो उसके बाद 2 आ गया। और परिणीत गीत है वो विवाह से संबंधित गीत है, तो 1 आ गया। इनकी 34, 21 ऑप्शन जिसमें होगा वो आपका सुमेलित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मित्रों, कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन है वो क्या है, सत्य है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। रागमाला चित्रों में यद्यपि कुछ कविता पंक्तियों को चित्रित किया जाता है, पर परोक्ष रूप से इसे भारतीय संगीत की भावना और रूप का चित्रण रागमाला मेवाड़ के समय का नसरुद्दीन वाला। ठीक है, गलत बात है ये। और 1700 ईस्वी को लगभग आमेर में श्रेष्ठ रागमाला चित्र आमेर में नहीं बना रहा 1700 ईस्वी में। अड़ोती अंचल में बूंदी का प्रथम रागमाला चित्र चुनार में राजा भोज के संरक्षण बना था। बिल्कुल ये बातें सही है कि राजा भोज के संरक्षण के अंदर बना था। ठीक है, वैसे एक बात देखी जाए ना, अगर इसको स्पष्ट रूप से परिदृश्य देखे तो सन नहीं दे रखा, लेकिन लगभग 1700 ईस्वी का कह रहा, तो इसको अपन सही मान सकते हैं। ठीक है, और रागमाला में परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप में भारतीय संगीत की भावना का चित्रण है, तो भारतीय संगीत भी ये बात भी सही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन दे ही रखा है, तो फिर डी वाले को अपन सही कर लेंगे कि सारी बातें सही है। बाकी एक किसी एक को चुनना होता, अगर चौथा ऑप्शन और कुछ आ जाता तो सी थोड़ा सही बैठा था, लेकिन लगभग और परोक्ष रूप है तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। युग्म को सही सुमेलित कीजिए। वापस से आपको सही सुमेलित करना है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ऐसे कुछ आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो करेंगे फटाफट से मिलान कि आपका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा, भाग 1 के अंदर नागरिकता का प्रावधान नहीं है क्या, भाग 1 के अंदर वैसे राज्य वगैरह उनकी बात की गई, भाग 2 में नागरिकता है। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर किसका प्रावधान है, 2 के अंदर है वो नागरिकता का प्रावधान है। अब भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं, भाग 5 का में मूल कर्तव्य आते हैं। सारी बातें सही है, तो ये तो 1 2 3 4 डायरेक्ट क्या हो गया आपका, यहीं से मिलान हो गया। अगला सवाल, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। बताओ भाई, राजस्थान के कितना प्रतिशत भूभाग है जिसके ऊपर क्या है, वनों का विस्तार है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो देखिएगा 4.87, ऑल ओवर तो 9.67% है, लेकिन वो वनावरण और वृक्षावरण दोनों है। वन और वृक्ष दोनों, हमें यहाँ पे सिर्फ वन पूछा गया है, तो वन 4.87 है और वृक्ष 3.85 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल अभिकरण है। जो सहकारी संस्थाएं होती है दोस्तों, इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव है वो किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो ही सहकारी संस्थाओं का चुनाव करवाता है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है। मित्रों, राज्यपाल की नियुक्ति है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राज्यों में, ये किस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है भारतीय संविधान के, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे भाई, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, 155 में बात कही गई है। अगला, राजस्थान में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान लिया गया है। मंत्री परिषद का गठन है उसका प्रावधान, मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान कहां से लिया गया, तो मंत्री परिषद 163 के अंदर है, आप सभी को पता है। जिलाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित से किन रूप में करेगा। जो जिलाधीश होता है मित्रों, जिले का कलेक्टर होता है, वो किन रूपों में कार्य करेगा, तो जिलाधीश होगा वो किन किन रूपों के अंदर अपना कार्य करता है, वो आपसे पूछा गया। जिलाधीश का कार्य किन किन रूपों के अंदर होता है। अपने जिले का कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी होता है, जिलाधीश भी है, विकास अधिकारी, तो जिला स्तर पर विकास अधिकारी वही है। ठीक है, एक प्रकार से कहें तो उपरोक्त सभी बातें यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगी। अगला, किसी क्लोन का लक्षण प्रारूप उत्पन्न होता है। साइंस का प्रश्न है कि किसी क्लोन का जो लक्षण प्रारूप है, फिनोटाइप है, ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। किसी क्लोन का जो फिनोटाइप है वो मित्रों किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया।
उसके जीन प्रारूप के कारण, उसके वातावरण के प्रभाव के कारण, उसके जीन प्रारूप और वातावरण दोनों के प्रभाव के कारण, या उसके जीन प्रारूप, वातावरण और जीन प्रारूप के वातावरण अन्योन्य जो इंटरेक्शन के प्रभाव के कारण होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि जीन प्रारूप के कारण जीनोटाइप उत्पन्न होगा, वातावरण और जो जीन प्रारूप में कुछ अन्योन्य होता है उसके कारण भी, इंटीग्रेशन के कारण भी प्रभावित होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होगा। आप सभी को पता है कि प्रिज्म से प्रकाश के किरण को गुजारा जाए तो प्रकाश किरण कितने रंगों के अंदर, 7 रंगों के अंदर क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा विचलन है वो कौन से रंग का होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजारने पर कौन से कलर का जो रंग है जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ऊपरी रंग वाले का यानी कि बैगनी का विचलन मित्रों क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बैगनी, बेनी, आहा, पीना, ला, बैगनी सबसे ऊपर होगा और लाल सबसे नीचे होगा। तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है, लाल का विचलन कम होता है। इसके लिए जो खतरे का निशान होता है वो किसका बनाया जाता है, खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अपूर्ण, मेंडल की वंशागति का नियम पढ़ते हैं, वहां पे जो अपूर्ण प्रभाविता है उस अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। तो मटर अपूर्ण प्रभाविता नहीं है, अपूर्ण प्रभाविता नहीं आएगी मटर के अंदर। तो ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण आपसे पूछा गया, पपीता नहीं है, टमाटर, स्नैपड्रैगन। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैमरे के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। मित्रों कैमरा, देखो मानव की आंख तो प्रतिबिंब बनाती है, यहाँ पे कैमरे का पूछा जा रहा है कि कैमरे के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कैमरे का प्रतिबिंब वास्तविक तो होता नहीं है, काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, साथ में सीधा होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी है शब्दावली नहीं है। कंप्यूटर से है प्रश्न कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। मॉडेम कंप्यूटर के अंदर होता है क्या, तो आप सभी देखते हैं कि सर एक उपकरण का नाम है मॉडेम कंप्यूटर में, बिल्कुल होगा। अपलोड करना, हाँ। साइबर स्पेस, बिल्कुल। प्रकाशीय भंडारण, ये कंप्यूटर की शब्दावली नहीं है। तो अपलोड, डाउनलोड, मॉडेम, साइबर स्पेस है, साइबर क्राइम, ये तो सब आते हैं। अगला, जीन अभियंत्रिकी संबंधित है। मित्रों जीन अभियंत्रिकी, डीएनए जो आपका होता है उसके अंदर कुछ परिवर्तित किए जाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीन अभियंत्रिकी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इसके अंदर चेंजेज किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, जीन अभियंत्रिकी कहलाती है। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर में लगातार ऊर्जा में, यानी कि हम पढ़ते हैं कि कोई पौधा था, उस पौधे को कौन खा गई, बकरी खा गई, और बकरी को कौन खा गया, बकरी को सरपंच खा गए रात को। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पर, ये बढ़ता है या कम होता है। तो आप सभी को पता है कि 90% कम होता है, जैसा सिर्फ 10% ऊर्जा का दशांश का आपने नियम पढ़ा होगा कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक सिर्फ 10% ऊर्जा है वही पहुंच पाती है, बाकी सारी ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लिंडमैन का 10% का नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, लिंडमैन का जो 10% का नियम है वो अपन ने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, अगला, IRNSS का पूरा नाम है, बताओ भाई IRNSS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, IRNSS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। इंडियन रेशनल नहीं होता, इंडियन रोटेशनल नहीं होता, रीजनल होता है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रश्न है कि इंडियन की जो क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको INSR कहा जाता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ऐसी कौन सी चीज है जो सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको क्या है बताना है। तो बताएंगे मित्रों, निम्न में से कौन सी चीज है जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। भारतीय परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु के अंदर है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून के अंदर है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये भी देहरादून में है, कोलकाता लिख दिया इसने, हिमालय पर्यावरणीय संस्थान अल्मोड़ा के अंदर। तो सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। मित्रों जो CFC है, ये CFC किससे बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस से बनेंगे, केवल कार्बन और फ्लोरीन से, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से, या क्या है केवल क्लोरीन और फ्लोरीन से। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लोरो यानी कि क्लोरीन आएगी,
कार्बन आएगी और फ्लोरा यानी कि फ्लोरीन तीनों आएगी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोहे पर जंग लगना है। लोहे पर जंग लगना मित्रों क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, एक विद्युत विश्लेषक प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी बताएंगे। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है मित्रों, घटता है या बढ़ता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है या बढ़ जाता है, और हर जगह उपरोक्त सभी सही नहीं होता भाई। ठीक है, ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो लोहे पर जंग लगना है वो रासायनिक परिवर्तन है, ये भी ध्यान रखना है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, ध्यान रखना, भार बढ़ जाता है। ठीक है। अगला सवाल, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। हमारी जो आंख है, इस आंख में प्रकाश की जो तरंगे आती है वो कहां पे जाके परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद हमें क्या है, प्रकाशित करती है। तो आप सभी को पता है प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, अक्ष पट पर यह परिवर्तित हो जाती है। अगला, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग, देखो सर्वदाता यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को दे सकता है। ओ में भी कौन सा, आरएच कारक साथ में पूछे तो आरएच कारक जिसमें नहीं हो, ओ नेगेटिव वाला सभी को क्या कर सकता है, दे सकता है। और ए बी रक्त समूह वाला सभी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला ये होता है सर्वग्राही, ये क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, सभी से क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, भले ए बी याद रखो तो भी चलेगा। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का जो निर्माण है ये हमारे शरीर के किस भाग के अंदर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पित्त यकृत के अंदर बनता है, आप सभी को पता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। तो मित्रों जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये मटर के आकार की होती है। मटर का दाना होता है ना, मटर के दाने के आकार की होती है पीयूष ग्रंथि। इसको अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। प्रश्न पूछा गया आपसे, एक बहुभुज है, उस बहुभुज के क्या है, सभी अंतःकोण यानी कि जितने जितने उसके कोण बन रहे हैं सभी कोणों का योग कितना, 2160 डिग्री। अब बहुभुज में भुजाएं पूछी, जितनी भुजाएं होगी उतने कोण बनेंगे। ठीक है, तो बताया भुजाओं के पूछा, तो टोटल कोण बन रहे हैं मित्रों 2160 डिग्री का। ठीक है, और बहुभुज के अंदर अंतःकोणों का योग होता है वो मित्रों होता है 2n-4, और कोण बनते हैं 90 डिग्री के, तो समकोण हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 2160 डिग्री है, इधर 90 गुणा में है, तो इधर मैं इसके भाग के अंदर भेज दूंगा, पीछे यहाँ रहेगा 2n-4। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का भाग 216 में दीजिएगा, 9 दूने 18 हो गए, 19 20 21 3 पीछे रह गए, और ये 6 36 9 चौके 24 बराबर 2n-4 हो गया। ठीक है, 2n बराबर हो जाएगा 24, इधर माइनस के 4 है, उधर जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, तो 28 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2n बराबर कितना है, 28 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 28 का भाग 2 में, 2 का भाग 28 में देंगे, ये 2 इसके गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो आ जाएगा आपका 14 एक 14, 14 दूने 28, तो 14 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत शानदार था, देखिए एक बार समझिएगा। टोटल कौन, एक बार फिर से करवा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आप भी जाए तो इसमें ज्यादा है नहीं, माता पौड़ी वाली, सीधा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, डरना नहीं ऐसे क्वेश्चन से। बहुभुज के ऐसा जब भी प्रश्न है कि कौन दिए हुए हो और आपको भुजाओं की संख्या पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना कौन है ना, जितने कौन बन रहे हैं टोटल बराबर होता है भुजाओं की संख्या क्या होती है, 2n-4 गुणा के समकोण, गुणा के क्या होता है, समकोण, और समकोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता है, तो सीधा 90 लिख दो या समकोण लिख दो। ठीक है, अब 2160 बराबर मैं ऐसे कह रहा हूं कि 2n-4 गुणा के 90 है। ठीक है, तो ये गुणा के 90 है, इसको मैं इस साइड भेजूंगा, 2100 वाली साइड में, तो भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2160/90 भाग में हो जाएगा, इधर पीछे रहेगा 2n-4। अब ये 0 से 0 कटा, 9 का भाग 216 के अंदर अपन ने अभी दिया था,
कि 9 दूनी 18 और 4 नंबर 36, 24 बार जा रहा था, तो 24 बराबर रहा 2n-4। अब 2n के माइनस में ये 4 है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 24 प्लस 4 हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा 2n रहेगा, 28 रहेगा, 24 और 4 28 हो गया, 28 बराबर 2n है। अब 2n का मान क्या है 28 है, हमें तो n भुजाओं की मान चाहिए, n का मतलब भुजाओं का कुल संख्या, तो n का मान चाहिए, तो ये 2 इसके गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 28 के अंदर 2 का भाग जाएगा तो 14 आंसर आ जाएगा कि 14 भुजाएं होती है टोटल, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा 7x² प्लस 2 अंडर रूट 14 प्लस 14x+2 के गुणनखंड क्या होंगे, ये गुणनखंड विधि के द्वारा मित्रों इनके गुणनखंड निकाले जाएंगे कि ये a प्लस b है और क्या है c है, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस c है इसका, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे वो आपसे पूछा गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे तो डाटा ही अपर्याप्त है, ठीक है, ये क्या है ऑप्शन के, चलो अपने सीधे वैसे इसके गुणनखंड देखे जाए तो क्या क्या हो जाएंगे, तो इसको मित्रों एक सर्वसमीका बनती है a प्लस b का स्क्वायर, उसके माध्यम से इसको हल किया जाएगा, डायरेक्टली ये नहीं होगा, तो ये होता है अंडर रूट 7x और उसके बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 7x हो जाएगा आपका पहला गुणनखंड इसका, दूसरा अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही।